सपोज करिए कि आप लाइब्रेरी में घुसते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, और सब मिक्सअप हैं, सब बिखरे हुए हैं। तो क्या आप जो है आपको जो बुक चाहिए वो ढूंढ पाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके घरों में आप देखें, अपने घर में देखेंगे तो अगर सामान बिखरे पड़े होते हैं ना, तो आपको आसानी से सामान मिलता नहीं है। लेकिन अगर सामान अरेंज करके आप पर्टिकुलर जहाँ पे सामान जो होना चाहिए वहाँ पे रखते हैं, एक फिक्स पोजीशन पे रखते हैं, तो आपको आसानी से जो है सामान मिल जाएगा और इसलिए आप जो है अपना काम कर सकते हैं। तो सिमिलरली डेटा के साथ भी होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में जब डेटा को ना आप क्लासीफाई करते हो, ग्रुपिंग कर देते हो, हाँ कि ये एक टाइप का डेटा है, इसको एक जगह रखो, ये दूसरे टाइप का डेटा है, इसको एक साथ रखो, तो फिर वही चीज़ क्या होता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जे आर हिक्स ने कहा था, उन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन एंड अरेंज्ड फैक्ट्स स्पीक देमसेल्व्स, यानी कि अगर आप डेटा को क्लासीफाई कर देते हो, अरेंज कर लेते हो ना, तो उनसे आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पे अनअरेंज्ड अगर डेटा है तो दे आर एज डेड एज मटन, यानी कि जैसे एक मटन होता है, डेड बॉडी होता है, उसी तरीके से आप उनको अनअरेंज डेटा को समझें। तो क्लासिफिकेशन का ऑफ डेटा का मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस इन विच द कलेक्टेड डेटा आर अरेंज्ड इन सेपरेट क्लासेस, ग्रुप और सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर डेटा का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जब आप उनको डिफरेंट क्लासेस में, ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहलाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप सपोज कि पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को आपने अर्बन या रूरल यानी कि विलेज में आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब अर्बन में भी आप जो है मेल और फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं, रूरल को भी मेल और फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आपने जो है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन का डेटा आपने कलेक्ट किया, अब उसको जो आप स्टेट वाइज जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि तमिलनाडु में कितना प्रोडक्शन हुआ, कर्नाटका में कितना प्रोडक्शन हुआ, आंध्र प्रदेश में कितना प्रोडक्शन हुआ। इसी तरीके से आप जो है किसी कंपनी के प्रॉफिट को आप अरेंज कर सकते हो ईयर वाइज। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ 2001 में इतना था, 2002 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2003 में इतना प्रॉफिट हुआ। अब यही सब मिक्सअप, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, सबसे ज़्यादा किस ईयर में हुआ, सबसे कम किस ईयर में हुआ। अब यहाँ पे आप जब अरेंज कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सबसे ज़्यादा 2005 में प्रॉफिट हुआ, या फिर 2004 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और सबसे कम 2001 में प्रॉफिट हुआ था। तो आप जो है ये अगर क्लासीफाई करते हो और डेटा को अरेंज कर लेते हो ना, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ऑटोमेटिक आपको जो है एक रिजल्ट जो है आउटपुट मिल जाता है। तो यही जे आर हिक्स ने कहा था। तो मेन फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या हो जाएंगे, हम बात करें मेन फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू ग्रुप, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पढ़ाई के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे करना, तो आप लिटरेट या इलिटरेट में कर सकते हो। जॉब के बेसिस पे करना कि कितने लोग अर्न करें, कितने लोग अर्न नहीं करें, तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के बेसिस पे आप जो है डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन डेटा में डेटा को आप जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, होमोजेनिटी होता है, होमोजेनिटी इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बट ऑब्वियस बात है कि आप जब क्लासीफाई करोगे तो जो एक टाइप के लोग होंगे उनको एक जगह कर दोगे, जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनको एक जगह कर दोगे। जैसे आप लाइब्रेरी में होता है, तो बीकॉम के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी ग्रुपिंग एक साथ कर जाएगी, और एमकॉम के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी ग्रुपिंग दूसरे साइड कर जाएगी। तो इससे क्या होगा, आसानी होती है कि हाँ ये बीकॉम के सब्जेक्ट्स हैं, हाँ ये एमकॉम के सब्जेक्ट्स हैं। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट्स आर प्लेस्ड इन वन क्लास और ग्रुप, यानी कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी उनको एक क्लास में, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी उनको दूसरे क्लास में। क्लियर। वहीं पे तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट ऑब्वियस बात है कि जब आप डेटा को क्लासीफाई कर लोगे तो डाइवर्स होंगे, उसमें भी आपको यूनिटी मिल जाएगी। बहुत सारे बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर के अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स के बुक रखे हुए हैं। तो जब आप उनको उनके कोर्स के अकॉर्डिंग या फिर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जब आप अरेंज कर देते हो ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिटी आ जाती है। हाँ ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का बुक है, ये थर्ड सेमेस्टर का बुक है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है ये डेटा को क्लासीफाई करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए डेटा क्लासिफिकेशन के। अब बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव या फिर आप एडवांटेज कह लें या फिर फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कर लें, यानी कि आप डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज होता है, क्यों हम क्लासीफाई करते हैं, या फिर अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, या फिर फंक्शन क्या होता है क्लासिफिकेशन का। सबसे पहला, टू कंडेंस एंड सिंप्लीफाई द कलेक्टेड डेटा, यानी कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको कंडेंस करना, कम में लेके आना, और उस डेटा को सिंप्लीफाई करना कि ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकें। पहला ऑब्जेक्टिव। क्लियर। यानी कि बिखरी हुई चीज़ें हैं, बिखरी हुई चीज़ों को समेटना एक तरीके से कह लीजिए। ठीक है, बिखरी हुई चीज़ें हैं, सबको समेटना और उसको अरेंज कर देना डिफरेंट डिफरेंट क्लास में, तो आपको क्या है वहाँ से एक आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि अलग अलग स्टेट्स आपने जो है डेटा कलेक्ट किया कि कहाँ से कितने अनाज आ रहे हैं, अब कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, कौन से स्टेट से कम प्रोडक्शन है, आपको पता ही नहीं है। तो जब आप उसको अरेंज करोगे, क्लासीफाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो तमिलनाडु से आ रहा है, उससे कम कर्नाटका में, सबसे कम आंध्र प्रदेश से। तो इस तरीके से जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं टू ब्रिंग आउट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ डेटा। बट ऑब्वियसली बात है कि जब आप क्लासीफाई करोगे तो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होगी उनको एक ग्रुप में रखोगे, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे तरीके से होगी उनको दूसरे ग्रुप में रखोगे। मेल है तो मेल को एक कैटेगरी में रखा, और फीमेल है तो फीमेल को दूसरी कैटेगरी में रखा।
तो उसी क्लास में रखा। तो ये क्या है, ऑब्वियस बात है कि सिमिलरिटीज़ आप पता चलेगा हाँ ये सब मेल हैं। दूसरे ग्रुप में गए तो हाँ पता चलेगा ये सब फीमेल हैं। तीसरी कैटेगरी में गए तो आपको पता चलेगा हाँ ये अर्बन लोग हैं। चौथे कैटेगरी में आप गए तो वहाँ पे पता चलेगा हाँ ये सिर्फ रूरल लोग हैं। तो आप सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज़ वहाँ पे जो है आसानी से क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से पा सकते हैं। टू हाईलाइट द फीचर ऑफ डेटा, बट अब जाके जब आप डेटा को क्लासीफाई करोगे, अरेंज कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये किस टाइप के डेटा है। ये अर्बन लोगों का डेटा है, ये रूरल एरिया का डेटा है, ये इंडिया का डेटा है, ये स्टेट वाइज का डेटा है, ये स्टूडेंट्स का डेटा है। तो आप जो है फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू मेक फैक्ट्स कंपेरेबल, बट ऑब्वियस बात है कि जब आप डेटा को क्लासीफाई कर लोगे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दोगे, तो आप उन डेटा को कंपेयर कर सकते हो कि कितने मेल और कितने फीमेल का, अगर आपको पता करना है कि मेल और फीमेल का एजुकेशन रेशियो क्या है, यानी कि कितनी लिटरेसी रेट क्या है, तो मेल की लिटरेसी रेट आप कैलकुलेट करके और फीमेल की लिटरेसी के रेट को कैलकुलेट करके आप उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कितने मेल पढ़े लिखे हैं, कितने फीमेल्स पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से जो है आप कंपेयर कर सकते हो। टू मेक लॉजिकल अरेंजमेंट, आप जो है लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अब बुक्स को ही अरेंज करनी है तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, तो आप जब क्लासीफाई कर रखे होगे तभी तो आप अरेंज कर पाओगे। नहीं तो पता चला कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर की बुक जो है आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में लगा दिया है, तो अरेंज नहीं कर पाओगे। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ ए डेटा सेट। तो बट ऑब्जर्व होता है कि जब आप डेटा को क्लासीफाई करते हो तो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट के बीच में। अब जब सपोज करें कि बेस्ड ऑन लिटरेसी एंड क्रिमिनल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी एस्टेब्लिश वेदर लिटरेसी हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल टेंडेंसी और नॉट। अब आपको ये जानना है कि लिटरेसी और क्रिमिनल टेंडेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या फिर नहीं परफॉर्म करते हैं। तो ये आप जो है कंपेयर कर सकते हो, रिलेशनशिप भी डेवलप होगी। आपने जब डेटा कलेक्ट करोगे, रिसर्च करोगे, डेटा निकलेगा, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ पढ़े लिखे लोग कम जो है क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वहीं पे जो पढ़े लिखे नहीं है वो ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो आप जो है रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन डेटा के बेसिस पे। टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर टेबुलेशन, और बट अब ये लास्ट है क्या कि आप जब टेबुलेशन यानी कि टेबल जब बनाना होता है तो उसके लिए क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप डाटा को क्लासीफाई करोगे ना उसके बाद ही आप टेबल बना सकते हो। तो टेबुलेशन के लिए ये ग्राउंड प्रिपेयर होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपको क्लासीफाई करना होगा डेटा को कि वो किस टाइप का डेटा है। क्लियर। अब यहाँ पे आपने टेबल जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे, टेबल बना हुआ है ना कि तमिलनाडु का 4500, कर्नाटका के 4200, तो आपने पहले क्लासीफाई किया ना कि तमिलनाडु का ये, कर्नाटका की ये और आंध्र प्रदेश का ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, उसके बाद ही तो आप टेबल में उसको बना पाओगे। क्लियर। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो पहले आपको क्लासीफाई करना होगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव या फिर आप एडवांटेज या फिर फंक्शन अगर पूछा जाता है तो आप ये तीनों ही के केस में इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रूल या फिर रिक्विजिट ऑफ गुड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी कि एक जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है वो कब अच्छा होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या फिर क्या रूल होना चाहिए जब आप डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले है इट शुड बी अनएम्बिगुअस, यानी कि देयर इज़ नो रूम फॉर कन्फ्यूजन, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अब सपोज करिए कि आप जो है डेटा को क्लासीफाई कर रहे हो, पॉपुलेशन को क्लासीफाई कर रहे हो बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि कौन से लोगों को आप एम्प्लॉयड मानोगे और किस टाइप के लोगों को अनएम्प्लॉयड मानोगे। क्लियर। अब जैसे किसान है तो अब वो किसान एम्प्लॉयड में आएगा कि अनएम्प्लॉयड में आएगा, तो यहाँ पे क्लियरली जो है डिफाइन होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा है क्लासेस शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि वन डेटा इन वन क्लास ओनली। अब सपोज रहे कि आप जो है डेटा को क्लासीफाई कर रहे, पॉपुलेशन को क्लासीफाई कर रहे हैं अर्बन और रूरल में, अर्बन और रूरल में, आपने वहीं पे तीसरा उसी में अटैच कर दिया हॉस्टलर, तो अब हॉस्टलर में तो अर्बन भी हो सकता है और रूरल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। क्लियर। तो एग्जॉस्टिव होना चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि एक सेट का डेटा, यानी कि आप सपोज करें कि हम मैं अर्बन में हूँ तो मैं किसी दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता हूँ। आपने 3 डेटा में क्लासीफाई किया, अर्बन, रूरल और हॉस्टलर, तो अगर मैं हॉस्टलर में हूँ तो मैं अर्बन में नहीं आ सकता, अगर मैं आ गया तो फिर ये एग्जॉस्टिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। क्लियर। इट शुड बी स्टेबल, यानी कि जब भी आप जितनी बार भी इन्वेस्टिगेशन करो इन सब चीज़ों पे तो ये चेंज ना होना चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो स्टेबल होना चाहिए और एक साथ कंपेयर भी किया जा सके इनको। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज या एडिशन कर सके। अब आपने जो है ईयर वाइज डेटा आपने बना रखा था कि 2017 में 10,000 यूनिट सेल थी और 2022 में 15,000 यूनिट सेल है, तो अब जो है अगर आप टाइम चेंज हुआ, 2023 आ गया, 2024 आ गया, तो आप जो है पीछे वाले डेटा को हटा सके और आगे वाले डेटा को ऐड ऑन कर सके, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ, स्टेबल भी होना चाहिए, नहीं कि 2017 में आपने बोला था 10,000 यूनिट, आपको टाइम के अकॉर्डिंग पता चला कि 2017 में 20,000 यूनिट सेल हुआ था, तो ये नहीं, ये स्टेबिलिटी नहीं हुई। स्टेबल यानी कि उस ईयर में जितना था वो
वो था। अब डेटा फ्लेक्सिबल का मतलब कि 2017 का डेटा टेबल में से हटा के आप 2020 का उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि ओल्ड क्लास में भी डिलीटेड एंड न्यू क्लास में भी एडेड। सुटेबिलिटी फॉर द पर्पज, यहाँ पे जो भी आप डेटा क्लासीफाई कर रहे हो वो सुटेबल होना चाहिए जिस पर्पज के लिए कर रहे हो। अब आपको ये जानना है कि जेंडर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके लिए आप जो है उसको एज या रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड नहीं करेंगे, जेंडर और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही आप उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो सुटेबल होना चाहिए, पर्पज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को क्लासीफाई करिए। एंड सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट दैट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि डेटा जो है उसमें जो भी आप नंबर्स बता रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। एस्टिमेटेड या फिर ऐसे अंदाजा लगा के आप नहीं करना चाहिए, वहाँ पे एक्यूरेसी होनी चाहिए जो भी आप नंबर्स आप बता रहे हो डिफरेंट क्लासेस या सब क्लासेस में जो आप यूज़ कर रहे हो। तो एक्यूरेसी मेंटेन होना जरूरी। मेथड और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो दो है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन पे, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे जो है दो बेसिस पे आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल का मतलब कि यहाँ पे सिंपल है, इसको हम डाइकोटोमी या फिर टू फोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उसको आप दो क्लास में सब डिवाइड कर देते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड डाइकोटोमी और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन एंड डेटा क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। जैसे कि आपको जेंडर पढ़ना है तो जेंडर को आप दो क्लास में डिवाइड कर सकते हो, मेल एंड फीमेल। आपको जो है ब्लाइंडनेस के ऊपर रिसर्च करना है तो ब्लाइंडनेस को आप ब्लाइंड या नॉन ब्लाइंड, नॉट ब्लाइंड। एजुकेशन पे करना है तो एजुकेटेड या अनएजुकेटेड है, तो आप इसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो पॉपुलेशन में मेल और फीमेल आपने दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, दो ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, इस टाइप के क्लासिफिकेशन को कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन कहेंगे। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जब आप दो से अधिक क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स में आप जो है डेटा को डिवाइड करते हो और फर्दर सब डिवीजन भी करते हो तो उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासेस। मैनीफोल्ड यानी कि बहुत सारे फोल्ड हैं, यानी कि पहले आपने पॉपुलेशन को अर्बन और रूरल में बांटा, अब अर्बन और रूरल को भी आपने अलग अलग मेल और फीमेल में बांट दिया, तो क्या हो गया, मोर देन टू सब क्लास। पहला क्लास क्या हो गया, सब क्लास अर्बन और रूरल यानी विलेज, और अब उसके बाद फर्दर आपने जो है क्लास डिवाइड कर दिया मेल फीमेल, अर्बन का भी और रूरल का भी, मेल फीमेल में अलग अलग डेटा आपने डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे। अगला जो बेसिस है दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि जो सिंपल और मैनीफोल्ड था वो क्वालिटेटिव था, अब जो है क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं आपके पास, तो उसके बेसिस पे आप जो क्लासीफाई कर सकते हो। तो उसके लिए तीन बेसिस हैं। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप डेटा को अरेंज करते हो किसके बेसिस पे, ऑन द टाइम, जब आप डेटा को टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हो तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम सीरीज, आवर, डे, वीक, मंथ, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे इस वक्त कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसको आपने टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग आपने जो है अरेंज कर लिया है, क्लासीफाई किया। 2021 में 72 प्रॉफिट था, 2002 में 85, 2003 में 92, 2004 में 96, 2005 में 95। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ईयर के हिसाब से आपने जो है डेटा को क्लासीफाई कर लिया है। तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वहीं पे क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि सीरीज में आप जो है डिक्रीज से इंक्रीज करते हुए प्रीवियस टाइम से करंट टाइम को आ रहे हैं, तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, सीरीज में अरेंज कर रहे हैं। दूसरा है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंसेज। यहाँ भी क्या हो जा रहा है कि डेटा को आप लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई करें, जैसे सिटीज, डिस्ट्रिक्ट या विलेज, इनके बेसिस पे आपने क्लासीफाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। आपने जानना है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है आपने तमिलनाडु का इतना है, कर्नाटका का इतना है, आंध्र प्रदेश का इतना है, जब इसके अकॉर्डिंग आप जो है अरेंज कर देते हो तो उसको हम जियोग्राफिकल कहते हैं। अब इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का ही आप सपोज करके आपने उत्तर प्रदेश में आपने बता दिया कि कानपुर का इतना है, लखनऊ का इतना है, बनारस का इतना है, तो वो क्या हो गया, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज वेरिएबल क्लासिफिकेशन। तो ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो वेरिएबल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा कि डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बेसिस पे आप जो है क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, द टर्म वेरिएबल रिफर्स टू एनी क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर, यानी कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी, इन एट्रीब्यूट्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरे इन्वेस्टिगेशन पे उसकी वैल्यूज वेरी करेगी, चेंज करेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया था वो क्या है, बाय मेजरमेंट या बाय काउंटिंग डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि 50, 100, 150, 250, आप ये नहीं कहेंगे 5.5
या फिर 50.5, या फिर यानी उसको फ्रैक्शन में आप डिनोट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए आपकी हाइट कितनी है तो आप उसको बता सकते हैं 5.6, टेम्परेचर कितना है 99.3, आप उसको फ्रैक्शन में बता सकते हैं टेम्परेचर को। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पे कितने बच्चे हैं तो आप 2 या 3 ही बताएंगे, आप 2.5 या 3.5 नहीं बताएंगे, तो फ्रैक्शन में नहीं बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको आप फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको आप फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं, वहीं पे जिनको आप फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्क्रीट यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट वेरिएबल देखें तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जिसको हम डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं, द वन हुज वैल्यू चेंज बाय स्टेप्स और जंप्स एंड कैन नॉट बी अज्यूम अ फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसमें फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे आप उसको डिनोट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, 1.5 या 2.5 नहीं हो सकते हैं। नंबर ऑफ वर्कर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 1,500 होंगे, लेकिन 1.5 या 100.5 ऐसा करके आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी देख सकते हैं। इन सच ए केस डेटा आर ऑब्टेन बाय काउंटिंग, यानी कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं ना, इसमें जो नॉर्मली डेटा जो ऑब्टेन किया जाता है वो काउंटिंग करके ही ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। कोई मेजरमेंट करके नहीं। आप जो है आपके घर में कितने बच्चे हैं तो आप इस स्केल लेके नहीं नापोगे, थर्मामीटर लेके नहीं नापोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है वो काउंटिंग के जरिए ऑब्टेन किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज, तो एक चिल्ड्रन कितने बच्चों के यहाँ, कितने फैमिली के यहाँ है, 4, 2 बच्चे कितने फैमिली के यहाँ है, 13, 3 बच्चे कितने फैमिली के यहाँ है, 9। अब 1 से 2 के बीच में 1 से सीधे 2 ही आएगा, 1.5, 1.4, 1.3 यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो इस टाइप के डेटा को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डेटा या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल। वहीं पे जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है कि द वन दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ नंबर। यहाँ पे क्या होता है कि विद इन द रेंज ऑफ नंबर कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1.4, 1.5, 1.3, 1.2, कोई भी, यानी कि इसको फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। जैसे कि हाइट या वेट, यहाँ पे क्या है, वेट अब एग्जैक्टली 80 है, 80 से सीधे 90 नहीं होगा, 80, 80.1, 80.2, 80.3, इस तरीके से जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हाइट, वेट, ये सब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। इन सच केस डेटा आर ऑब्टेन्ड बाई मेजरमेंट। यहाँ पे जो डेटा होता है वो कैसे, मेजरमेंट। हाइट नापना है तो आपने सेंटीमीटर इंची टेप ले लिया, वेट नापना है तो आपने केजी मशीन वाला ले लिया, उसका यूज़ करके आप जो है नाप रहे। टेम्परेचर नापना है तो टेम्परेचर थर्मामीटर ले लिया, उससे नाप रहे। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है वो आप थर्मामीटर यानी कि मेजर करके जो है आप उसमें किसी न किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप जो है कैलकुलेट करते हैं। वहीं पे जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो आप काउंटिंग करके ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट है तो 120 से 129 के बीच में जितना भी होगा सब आ जाएंगे इससे में। तो फ्रीक्वेंसी 3, यानी कि हम नाप रहे हैं कि कितने हाइट के कितने बच्चे हैं, तो 120 से 129 हाइट के 3 हैं, 130 से 139 6 हैं। अब 130 से 139 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 130.2, 130.3, तो कोई भी हो सकता है। तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में आपने सिंपल या फिर मैनीफोल्ड, क्वांटिटेटिव डेटा में जियोग्राफिकल बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम के बेसिस पे, या फिर वेरिएबल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।